हेलो एवरीवन, क्लास 10 साइंस का चैप्टर 11 मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर चुके थे। इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव था उसको भी कंप्लीट कर चुके थे। आज के वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को लेकर के जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है या बन चुका है आपके बोर्ड परीक्षा में, मतलब PYQ समझ लीजिए इसको, और कौन कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है, सारा का सारा क्वेश्चन करवा देंगे। आप विश्वास कीजिए, आज का सेशन करने के बाद आपको इस चैप्टर से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में नहीं छूटेगा। पूरा का पूरा क्वेश्चन हम लोग करवा देंगे, तो वीडियो को कंसिस्टेंसी के साथ में पूरा जरूर देखिएगा। इसका PDF आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, समांजन क्षमता क्या है? तो इसका उत्तर एक बार समझ लेते हैं। पक्षमाभी पेशी द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को घटाकर या बढ़ाकर समायोजित करने की क्षमता को हम लोग समांजन क्षमता कहते हैं। एक्चुअली में ये क्षमता होता क्या है, मानव नेत्र का जो लेंस है उसको पक्षमाभी पेशी इस तरह से पकड़ के रखता है। हम आपको थ्योरी वाला वीडियो में बता रखे हैं, पकड़ के रखता है। जो क्या करता है, पक्षमाभी पेशी खींचता है तो लेंस पतला हो जाता है, और जब सटता है तो लेंस मोटा हो जाता है, जिससे इसका फोकस दूरी परिवर्तित हो जाता है। तो इसी फोकस दूरी परिवर्तन करने की क्षमता को हम लोग समांजन क्षमता कहते हैं। अब फिर बोल रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भी हम आपको बताएंगे, जो आप कॉपी पेन लेके साथ में बैठे होंगे तो लिखते हुए चलेंगे उसको, ठीक है। तो चलिए, इसमें तो कोई लिखने वाला नहीं था, वैसे इसका PDF आपको मिल ही जाएगा, लेकिन कुछ बीच बीच में इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसा भी है जो PDF में नहीं लिखा होगा, तो वो आप लोग लिख लेंगे। दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, समझते हैं। मानव नेत्र का ऐसा रोग, मानव आँख का, आदमी का आँख का ऐसा बीमारी जिसमें मनुष्य को दूर या निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, मतलब दूर या नज़दीक अब तो साफ साफ दिखाई नहीं देता है, इसी को हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं, मतलब देखने में तकलीफ कहते हैं। आप लोग इसी से समझ रहे हो, दृष्टि दोष मतलब देखने में तकलीफ। अब यह जो है बोल रहा है इसका प्रकार भी लिखने के लिए, तो यह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है दृष्टि दोष? 3 प्रकार का। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, नज़दीक का वस्तु साफ साफ दिखता है, दूर का वस्तु साफ साफ नहीं दिखता है। दूर में क्या होता है, दूरे का साफ साफ दिखता है, नज़दीक का वस्तु साफ साफ नहीं दिखता है। और जरा दूर में क्या होता है, न नज़दीके का साफ दिखता है, न दूरी का, बीच का साफ दिखता है, ठीक है। तो चलिए इसमें समझते हैं थोड़ा सा, इसमें लेंस कौन कौन सा लेंस लगेगा इसका उपचार में, इसीलिए बोले थे कॉपी साथ में लेके बैठेंगे, लिखते हुए चलेंगे। निकट में 4 अक्षर है तो 4 अक्षर वाला लेंस लगेगा, मतलब ओ वो तोलो अब तक लेंस लगेगा। दूर में 3 अक्षर है, 3 अक्षर वाला लेंस लगेगा, मतलब उत्तल लेंस लगेगा। और जरा दृष्टि दोष में द्विफोक्सी लेंस लगता है। कौन सा? द्विफोक्सी लेंस लगता है बाबू। इस सब का बना हुआ, इस लेंस का बना हुआ चश्मा का उपयोग हम लोग इस सब दृष्टि दोष के उपचार में करते हैं। इसको लिख लेना बहुत जरूरी है, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे किया जाता है? आपको बताना है निकट दृष्टि दोष क्या है। तो अभी हम लोग जाने कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, आदमी को नज़दीक का वस्तु साफ साफ दिखता है, दूर का वस्तु साफ साफ नहीं दिखता है, वही चीज़ लिखना है। चलिए थोड़ा सा लिख देते हैं हम लोग। उत्तर में है, मानव नेत्र का ऐसा रोग जिसमें मनुष्य को निकट की वस्तु स्पष्ट मतलब साफ साफ दिखाई देती है तथा दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है, तो इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष कहलाता है। इसमें क्या होता है, नज़दीक का साफ दिखता है, दूर का साफ नहीं दिखता है। अब बोल रहा है इसका निवारण कैसे किया जाता है, मतलब इस बीमारी को कैसे कम किया जा सकता है, छुटाया जा सकता है। देखिए, तो लिखें, इसका निवारण के लिए, इसके निवारण के लिए अवतल लेंस के बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है। अभी हम आपको बताए थे 4 अक्षर है तो कौन सा लेंस लगेगा, अवतल लेंस लगेगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट की वस्तु का स्पष्ट क्यों नहीं देख पाता है? इसका हम लोग उत्तर पढ़ने के समझने का प्रयास करते हैं। पक्षमाभी पेशी नेत्र लेंस की फोकस दूरी को एक निश्चित सीमा तक ही कम कर सकता है, मतलब आदमी का जो आँख का लेंस का फोकस दूरी है उसको एक निश्चित सीमा तक ही कम किया जा सकता है। ऐसा बात नहीं है कि कम करके बिल्कुल फोकस दूरी को 0 कर दे, लेंस से खत्म हो जाएगा पता चलेगा, तो ऐसा बात नहीं है, ठीक है। तो एक निश्चित सीमा तक हम लोग कम कर सकते हैं इसको। इस सीमा तक हम लोग 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी का वस्तु को देख पाते हैं, मतलब 25 सेंटीमीटर तक का वस्तु को देख पाते हैं। इससे नज़दीक का वस्तु को देखने के लिए फोकस दूरी को और कम करना पड़ेगा, लेकिन फोकस दूरी तो और कम हो नहीं सकता है, काहे कि इसका एक सीमा बंधा हुआ है। तो इसी वजह से हम लोग 25 सेंटीमीटर से कम का वस्तु को नहीं देख पाते हैं। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। इस सीमा तक हम लोग 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी का वस्तु को देख पाते हैं। चूंकि नेत्र लेंस का फोकस दूरी इससे कम नहीं किया जा सकता है, इसी कारण हम लोग 25 सेंटीमीटर से कम दूरी का वस्तु को नहीं देख पाते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, स्पेक्ट्रम से आप क्या समझते हैं?
देखिए वर्ण विक्षेपण बताना है क्या है, तो सीधी सीधी बात है बाबू, जब हम लोग श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं 7 रंग में बढ़ जाता है, इसी को तो हम लोग बोलते हैं ना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो इसी को हम लोग को शब्द में लिखना है। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, बढ़ जाता है। प्रकाश के इस घटना को हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण मतलब होता है रंग, विक्षेपण मतलब होता है बटना, तो उसी से तो आप लोग याद रख लीजिएगा, रंग में बटना, इसी को हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब स्पेक्ट्रम से आप लोग क्या समझते हैं, तो देखिए होता क्या है, प्रिज्म बना हुआ है, 7 रंग का एगो पट्टी मिला ना हमको, इसको जब हम लोग पर्दा पे प्राप्त कर लेंगे, ये जो पट्टी मिलता है इसी को हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो वर्ण विक्षेपण के पश्चात हमको 7 रंग का एगो पट्टी प्राप्त होता है, इसी पट्टी को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव क्या है। देखिए बहुत आसान शब्द में लिख के लाने का प्रयास किए हैं और समझने का, आप समझ भी जाइएगा एक बार पढ़िएगा तो। जब प्रकाश की किरण को किसी कोलाइडी विलयन से गुजारा जाता है, तो कोलाइडी विलयन हम लोग आपको कॉन्सेप्ट वाला वीडियो में बताए थे कि जैसे जल है, इसमें आप लोग दूध का 2-3 बूंद डाल दीजिए तो दूध का कण इसमें इधर उधर जाने लगता है, तैरने लगता है, तो इस विलयन, ऐसा विलयन को हम लोग कोलाइडी विलयन बोलते हैं। तो कोलाइडी विलयन से गुजारा जाता है तो विलयन में उपस्थित जो कण होता है, अभी जो बोले आपको दूध का कण तैरेगा, वो वाला कण प्रकाश का प्रकीर्णन कर देता है, प्रकाश को फैला देता है और हम लोग को प्रकाश का रास्ता साफ साफ दिखाई देने लगता है। प्रकाश की इसी घटना का हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। मतलब कि आप लोग क्या करेंगे, एक ग्लास ले लेंगे शीशा का, उसमें पानी भर देंगे, 2 बूंद उसमें दूध डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, तो होगा क्या, ये पूरा उजला हो जाएगा, दूध का कण दिखने लगेगा। और जब इसमें लाइट जलाइएगा बाबू, तो इस तरह से इसका रास्ता दिखेगा। इसी प्रभाव को, इसी घटना को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। बहुत आसान शब्द में लिख के लाने का प्रयास किए हैं, उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में तारे टिमटिमाते नहीं है। ओरिजिनल में टिमटिमाता है, ओरिजिनल में नहीं टिमटिमाता है, खाली हमको टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है, नजर आता है, प्रतीत होता है। ठीक है, हमारा वायुमंडल कभी शांत नहीं रहता है, कभी गर्म हवा, कभी ठंडी हवा हरदम में बहते रहता है। अपना जो वायुमंडल है धरती के चारों बगल, वो शांत नहीं होता, कभी गर्म हवा बहता है, कभी ठंडा हवा बहता है। ठीक है, तो इस तरह से बहते रहता है, जिसकी वजह से इसका अपवर्तनांक जो है, गर्म हवा का अपवर्तनांक कुछ और होता है, ठंडा हवा का अपवर्तनांक कुछ और होता है, जिसकी वजह से इसका अपवर्तनांक हमेशा बदलते रहता है। और तारे के प्रकाश का वायुमंडल में कई बार अपवर्तन होता है। मान लीजिए कि ये सतह है, यहाँ वायुमंडल, यहाँ पे गर्म हवा बढ़ा, ये है गर्म हवा, फिर पता चला यहाँ ठंडा हवा, फिर गर्म हवा, तो प्रकाश आएगा तो अपवर्तन टेढ़ा मेढ़ा मुड़ेगा भी नहीं, काहे कि अपवर्तनांक की वजह से तो अपवर्तन होता है। तो वायुमंडल में प्रकाश का कई बार अपवर्तन हो जाता है तथा उसके बाद यह हमारे आँख तक पहुँचता है, अपवर्तन होते होते हमारे आँख तक पहुँचता है। तो जिसकी वजह से आँख को लगता है अरे भाई प्रकाश कभी यहाँ से आ रहा है, कभी यहाँ से आ रहा है, कभी बीच से आ रहा है, तो इसी तरह से लगता है। इसी वजह से हम लोग को तारा टिमटिमाता हुआ नजर आता है। आप एक बार और पढ़ लेंगे अपने से तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए और समझते हैं हम लोग, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला क्यों दिखाई देता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार तो पूछवे करता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है, तो क्या टिक मारेंगे, काला दिखाई देता है। होता क्या है कि अंतरिक्ष में तो हवा है नहीं, वायुमंडल है नहीं, जहाँ वायुमंडल नहीं रहेगा वहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाएगा। प्रकीर्णन कैसे होता है कि वायुमंडल का कण जो है यही तो प्रकाश को फैला देता है, लेकिन अंतरिक्ष में तो वायुमंडल ही नहीं है, मतलब प्रकाश का कण ही नहीं है, तो कण नहीं है तो प्रकाश को कौन फैलाएगा, कोई नहीं फैलाएगा। तो यही बात है, हम जानते हैं कि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण वहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है और आकाश हम लोग को काला नजर आता है। समझ गए होंगे, बहुत आसान था ये तो। अगला क्वेश्चन है, रेलवे सिग्नल में हम लोग लाल रंग का प्रयोग क्यों करते हैं या क्यों किया जाता है। ढेरी प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, उत्तर समझने का प्रयास करते हैं। हम जानते हैं कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। जो रंग सबसे कम मुड़ता है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, जिसके वजह से वो विचलित कम होता है, भटकता कम है रास्ता से, जिसके कारण वायुमंडलीय कण द्वारा इसका प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है। जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा, तो लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है और यह हमें दूर से ही दिखाई दे देता है। लाल रंग जो है दूरे से दिखाई दे देता है, इसी कारण हम लोग रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग करते हैं कि दूरी से देख ले गाड़ी को, हाँ यहाँ रुकना है, ट्रेन को यहाँ रुकना है, बस वहीं से देख लेंगे यहाँ रुकना है ताकि रुक जाएगी, समझ गए। तो इसी कारण जो है हम लोग लाल रंग का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है,
सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? तो सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रकीर्णन के कारण नजर आता है। देखिए इसका हम लोग डिटेल कॉन्सेप्ट बता रखे हैं आपको कंसेप्ट वाला वीडियो में, पूरा चैप्टर वाला वीडियो में, जब हम लोग चैप्टर पढ़ा रहे थे। तो यदि आप लोग चैप्टर वाला वीडियो देखे होंगे ना बाबू, तो इस समय तो आपको कहीं समस्या नहीं आ रही, जो मेरा दावा है। ठीक है, चलिए तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। इसको देखने के बाद कंसेप्ट वाला वीडियो जाके जरूर देख लीजिएगा। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ मतलब लाल प्रतीत नजर आता है प्रकीर्णन के कारण, प्रकीर्णन कारण नजर आता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूरज की किरणों को मानव नेत्र तक पहुंचने के लिए वायुमंडल के एक बड़े हिस्से को पार करना होता है, जिसके कारण प्रकाश के सभी रंगों का प्रकीर्णन वायुमंडल में हो जाता है। केवल लाल रंग ही हमारी आँख तक पहुँच पाता है, इसी कारण हमें सूरज लाल दिखाई देता है। चलिए इसका कॉन्सेप्ट को एक बार हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए मान लीजिए कि यह हमारा पृथ्वी है और ये इसका वायुमंडल है। जब सूरज अस्त होगा, यहाँ पे हम लोग खड़े हैं मान लीजिए, तो सूरज अस्त होगा तो यहाँ कहीं दिखाई देगा, तो इससे जो किरण निकलेगा तो इसको हमारी आँख यहाँ तक पहुँचने देगी। कितना बड़ा वायुमंडल को पार करना पड़ा, यहाँ से यहाँ तक पार करेगा तब हमारी आँख तक पहुँचेगा, जिसकी वजह से क्या होता है सब रंग का प्रकीर्णन हो जाता है रास्ते में, और खाली लाल रंग यहाँ पर पहुँचता है, जिसकी वजह से हम लोग लाल रंग को देख पाते हैं। अब बोलेगा लाल रंग क्यों पहुँच जाता है? काहे कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, तरंगदैर्घ्य ज़्यादा, प्रकीर्णन कम। तो ये सब बात है, हम आपको कॉन्सेप्ट वाला वीडियो में डिटेल में बता रखे हैं, तो आपका समय बर्बाद हम लोग नहीं करेंगे। तो उम्मीद है आप PDF जाके डाउनलोड कर लेंगे और एक दो बार इससे रिवाइज भी कर लेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे और कमेंट में प्यार से कमेंट जरूर लिख देंगे। तो कल के वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, तो जो नए बच्चे हैं हमारे साथ जुड़ जाएं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा जब हम आपको अगला चैप्टर पढ़ाएंगे। बिल्कुल अच्छा आसान से मक्खन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।